नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण के बारे में। ठीक है, कि बल आघूर्ण क्या होता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण के बारे में। उत्तोलक क्या है, बल आघूर्ण क्या है, उत्तोलक के प्रकार के बारे में, आघूर्णों के सिद्धांत के बारे में, और हम लोग जानेंगे यांत्रिक लाभ के बारे में। आज के टॉपिक में बल आघूर्ण में हम लोग उत्तोलक की चर्चा करेंगे। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है उसकी चर्चा करेंगे। बल आघूर्ण क्या है उसकी चर्चा करेंगे। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है या आघूर्णों का सिद्धांत क्या है उसका बारे में जानेंगे। यांत्रिक लाभ क्या होता है इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, जो परीक्षाओं में सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। और देखेंगे आप हमसे पढ़ने के बाद ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि ये टॉपिक आपको कहीं भी दिक्कत देने वाला नहीं है और जो भी परीक्षा में पूछेगा उसके सारे सवाल आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले वीडियो में। चलिए देखते हैं बल आघूर्ण के बारे में। मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको कहते हैं बल आघूर्ण या बल का आघूर्ण। अब बल आघूर्ण क्या है, ठीक है, क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसकी ये राशि कैसी है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले बल बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण के बारे में देखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को दिखाते हैं टाउ, तो टाउ बराबर हो जाएगा, बल को दिखाते हैं एफ से और लंबवत दूरी आपकी है एफ इंटू डी। तो टाउ बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। ठीक है, मतलब बल और लंबवत दूरी, बल और लंबवत दूरी का जो गुणनफल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, बल आघूर्ण क्या है, बल और लंबवत दूरी का जो गुणनफल होगा उसी को बल आघूर्ण कहेंगे। एक्चुअली बल आघूर्ण क्या है, बल लगाकर किसी चीज़ को मूव कराना, घुमाना। ठीक है, बल लगाकर किसी चीज़ को घुमाना, कोई वस्तु है कोई भी चीज़ है अगर उसको बल लगाकर हम घुमा रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मान कितना होता है, वह बल जो लगाया गया बल है और उस बल से उसकी लंबवत दूरी कितनी है। ठीक है, जैसे कोई गांव में आटा पीसने वाली मशीन नहीं होती, औरतें पीसती थी घर में, उस तरह का देखेंगे, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। यहाँ एक लगा रहता है हत्था टाइप का, उसको सेंटर होता है, इसके चारों तरफ देखेंगे तो ये आपका हत्था है। इसी को हत्था को ऐसे ऐसे पकड़ के जाता, समझ रहे हैं कि नहीं, जो जाता होता है उसको ऐसे ऐसे पकड़ के घुमाते हैं और आटा पीस जाती है। तो देखेंगे इस हत्थे से और एक कील टाइप के बीच में डाली रहती है, इसकी जो बीच की दूरी है ये डी है, इस पर लगाया गया बल जो है वो एफ है। तो यह बल जो इस पर लगाया गया बल एफ और डी, ये जो दूरी है इन दोनों का अगर हम गुणा करा दें तो हमें पता चल जाएगा बल आघूर्ण कितना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या है, बल लगाकर किसी वस्तु को घुमाना बल आघूर्ण कहलाता है। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल और लंबवत दूरी दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें बल आघूर्ण मिल जाएगा। बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, तो पता चल गया बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण का सूत्र क्या है, एक कैसी राशि है, अगर इसका मात्रक पूछा जाए, पहले मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इसका मात्रक जो होगा वह न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। यह कैसी राशि है, कैसी राशि है,
तो यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, बलागुण कैसी राशि है? सदिश राशि। तो लिखते जाएंगे। अभी बलागुण क्या है? बल लगाकर किसी वस्तु घुमाना बलागुण कहलाता है। सूत्र क्या है? ये सूत्र है। ये इसका क्या है? न्यूटन मीटर। इसका क्या है? मात्रक। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। बलागुण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। या न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? बलागुण का। बलागुण को किससे दिखाते हैं? टाउ से। बलागुण कैसी राशि है? सदिश राशि। आपने बताया था जो सदिश राशि होते हैं उसका मान क्या होता है? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तीनों इसका मान हो सकता है। तो ये रहा बलागुण से संबंधित सूत्र और उसके बारे में जानकारी। ठीक है, इसको नोट करेंगे। जितनी भी बातें बताएंगे, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, सूत्र भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। चलिए मिटाते हैं। अब देखते हैं आघूर्णों का सिद्धांत। ठीक है, आघूर्णों का सिद्धांत। कि आघूर्णों का सिद्धांत क्या है? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक आपका रॉड है। क्या है? रॉड या छड़। इस छड़ को हमें किसी जगह टिकाना है, कहीं टिकाना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ टिका दिया, एक ऐसे लगा के हमने टिका दिया, बीच में कोई रख दिया, उसके ऊपर टिका दिया, ईंट या कोई भी चीज़ रख के उस पर टिका दिया। ठीक है, यह देखेंगे जब संतुलन की अवस्था में रहे। कैसी अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में ये जब संतुलन की अवस्था में रहेगी उस समय जो यहाँ से यहाँ का आघूर्ण होगा और जो यहाँ से यहाँ का आघूर्ण होगा, ये होगा लेफ्ट साइड का आघूर्ण। किधर का? लेफ्ट साइड का। या ऐसे कि वामावर्त आघूर्ण, क्योंकि जिधर से लिखना चालू करते हैं होता है लेफ्ट साइड और जिसके उधर लिखते हुए जाते हैं होगा राइट साइड। तो ये होगा दक्षिणावर्त आघूर्ण। दक्षिणावर्त आघूर्ण। तो संतुलन की अवस्था में बताया गया है, संतुलन की अवस्था में जब रहेगा उस समय वामावर्त आघूर्ण, वामावर्त आघूर्ण किसके? दक्षिणावर्त आघूर्ण। जितना वामावर्त आघूर्ण होगा उतना ही दक्षिणावर्त आघूर्ण होगा। मतलब वामावर्त आघूर्ण और दक्षिणावर्त आघूर्ण दोनों आपस में क्या होंगे? ये कौन सा चिन्ह लगा है? बराबर। मतलब बराबर होंगे। वामावर्त आघूर्ण, दक्षिणावर्त आघूर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे। यही क्या कहलाता है? आघूर्णों का सिद्धांत कहलाता है। आघूर्णों का सिद्धांत। अगर पूछेगा आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, कोई पूछ ले आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, तो बताएंगे वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण के बराबर होता है। यह आघूर्णों का सिद्धांत है। इसी को आघूर्णों का सिद्धांत कहते हैं। तो बात समझ में आ गई? चलिए इसे नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये लगाएंगे वामावर्त का, इधर का आघूर्ण इधर लिखेंगे, इधर का आघूर्ण इधर लिखेंगे। आघूर्ण मतलब समझिए, टाउ बराबर F/d। बल और दूरी का गुणा इधर करा के लिखेंगे, बल और दूरी का गुणा इधर करा के लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आघूर्णों का सिद्धांत भी आपको पता चल गया। चलिए सवाल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि सवाल कैसे कभी कभी पूछ लेता है। एक आध दो सवाल चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है, जबकि उसकी लंबवत दूरी 10 मीटर है, तो बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बल आघूर्ण की गणना करो। देखिए वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है और उसकी लंबवत दूरी कितनी है? 10 मीटर। जहाँ बल लगा हुआ है उस पर किसकी लंबवत दूरी?
वहाँ से उसकी लंबा दूरी कितनी है 10 मीटर। तो बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हम जब भी बताएं विज्ञान का आप सवाल लगाएंगे तो आप हमेशा नियम बना लीजिए कि दिया है, क्या दिया है पहले लिख लेंगे तब लगाएंगे, ठीक है। तो दिया है एफ का मान कितना दिया है 5 न्यूटन और दूरी दिया है डी का मान कितना 10 मीटर, ठीक है। वो पूछ क्या रहा है बल आघूर्ण टाउ, टी ऐसे होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको टाउ, तो टाउ का मान वो पूछ रहा है। अब सोचिए इन तीनों में कोई सूत्र है क्या, जब लिख लेंगे तब याद आएगा कि इन तीनों में कोई सूत्र आता है क्या, तब आपको तुरंत सूत्र याद आ जाएगा। कौन सा टाउ बराबर एफ इंटू डी। तो एफ का मान कितना है 5 गुणे डी का मान है 10, कितना हो जाएगा 10 पचे 50 न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है न्यूटन, 50 न्यूटन मीटर। बात समझ में आया, इसको आप लिख लेंगे। अब कभी कभी चित्र बना के भी वो दे देता है, जैसे कोई चित्र बना के दे देगा तो आप कैसे लगाएंगे उसका। देखिए इस चित्र में दिया दूसरा नंबर का सवाल, वो कह रहा है एक तरफ 10 न्यूटन का बल लटका हुआ है, दूसरी तरफ 8 न्यूटन का बल लगा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ, एक तरफ 10 एक तरफ 8 का बल लटका हुआ है और इसका संतुलन बिंदु यहाँ है। ये क्या है संतुलन बिंदु, ये संतुलन बिंदु आपका यहाँ पर है। इस संतुलन बिंदु से इसकी दूरी कितनी है 10 मीटर। इसकी बिंदु संतुलन बिंदु से इस वाली का जो दूरी है वो 8 मीटर दिया है, संतुलन बिंदु से इसकी दूरी 8 मीटर। तो पूछ रहा संतुलन बिंदु से इसकी दूरी बताओ, इसको हम लोग कहते हैं संतुलन बिंदु। अब इस संतुलन बिंदु से इसकी दूरी वो पूछ रहा है कि इसकी दूरी बताओ। तो मान लो इसकी दूरी क्या है x, मान लिया हमने इसकी दूरी क्या है x। तो यहाँ क्या काम कर रहा है आघूर्णों का सिद्धांत है, या कौन सा नियम काम करेगा आघूर्णों के सिद्धांत से। आघूर्णों का सिद्धांत क्या कहता है, आघूर्णों के सिद्धांत से, आघूर्णों के सिद्धांत से देखें आघूर्णों का सिद्धांत क्या करता है कि लेफ्ट साइड का आघूर्ण इधर का आघूर्ण इस आघूर्ण के बराबर होगा। इधर का आघूर्ण मतलब बल और इसकी दूरी, बल और इसकी दूरी में गुणा, इधर का आघूर्ण हो गया, बल गुणे दूरी वो बन गया आघूर्ण, बराबर संतुलन बिंदु इधर का आघूर्ण बल और इसकी दूरी। तो क्या x का मान नहीं निकल जाएगा, 10 से 10 कट गया, आ गया x बराबर 8 मीटर। इसका मान तो 8 है ना, यहाँ 8 रखाएगा, 10 गुणे इसका इसमें गुणा और इसका इसमें 8 गुणे x, 8 से कट गया, उत्तर आ जाएगा x बराबर 10 मीटर, ठीक है। इस तरह का सवाल बन जाएगा। अभी मान लो हो सकता है कभी कभी इसी सवाल में और मॉडिफाई करके दे दे, जैसे तीसरा सवाल देख लीजिए, मान लीजिए इसी सवाल में वो मॉडिफाई कर दे तीसरे सवाल में कि इसका दूरी मान लो एक और वहाँ बल लटका दे। इसी अगले सवाल में मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 6 कर दे, यहाँ 4 कर दे, इसकी दूरी दे दे वो, यहाँ से इसकी दूरी दे दे 2 मीटर और इसकी दूरी आपसे पूछ ले। ऐसा चित्र बना के वो दे दे, यहाँ 6 न्यूटन का लगा है, एक 4 न्यूटन का लगा है, और कह दे कि बताइए इसकी दूरी बताइए, यहाँ से इसकी दूरी, इस बल के बीच की दूरी। तो मान लीजिए यहाँ के बल की दूरी x है, सवाल में ऐसे कह दे इस तरह का, तो कैसे निकाले वही नियम आघूर्णों का सिद्धांत से, आघूर्णों के सिद्धांत से, आघूर्णों के सिद्धांत, इसका यहाँ गुणा करा देंगे 10 गुणे 8 बराबर इधर संतुलन बिंदु के इधर का आघूर्ण बराबर इधर का आघूर्ण, इसका बल इसकी दूरी, तो हो जाएगा 6 गुणे 2 फिर प्लस एक का कर लेंगे फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका और इसकी दूरी, इसका और यहाँ से दूरी नहीं लेंगे इसका, अब यहाँ से संतुलन बिंदु से हमेशा दूरी लेना पड़ेगा, 4 इसका दूरी, तो 4 कोष्टक में 2 प्लस x, टोटल दूरी यहाँ से कितनी इसकी होगी, हो जाएगा 2 प्लस x। हमेशा दूरी कहाँ लेना है संतुलन बिंदु से लेना है, तो 6 न्यूटन का संतुलन बिंदु से 2 मीटर और 4 न्यूटन का संतुलन बिंदु से 2 प्लस x, यहाँ से यहाँ 2 यहाँ से x, 2 प्लस x। बात समझ में आए। अब इसको हल कर लीजिए, उत्तर अब मिल जाएगा आसानी से,
कितना हो जाएगा 80 12 प्लस 8 प्लस 4x कितना हो जाएगा 80। ये हो जाएगा 12 8 20, इधर चला आएगा 20 कर देंगे माइनस, बराबर 4x। यहाँ आ जाएगा 60 बराबर 4x, 4 को काट दो, 4 एक कम, 15 चौका 60, x बराबर 15 मीटर। x बराबर कितना आ गया 15 मीटर। तो इस तरह का सवाल पूछ सकता है, आप ऐसे लगा सकते हैं। सवाल बहुत पूछता है, इसमें कठिन कठिन भी पूछ सकता है, लेकिन ये सब जो पूछता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, IRT के एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप लोगों को उतना टफ नहीं पूछेगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जितना बता दिए इतना ही पूछेगा लमसम में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग। ये हमने आपको लगाना सवाल सिखाया कि कैसे आप सवाल लगा सकते हैं दो माध्यम से बता के। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। अगर कोई प्रश्न आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उत्तोलक क्या है, लीवर क्या है। उत्तोलक है क्या? तो उत्तोलक एक टेढ़ी मेढ़ी क्या होती है? छड़ होती है। उत्तोलक एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई छड़ हो गया, ये जमीन पर इस तरह का रखा हुआ है, ये जमीन पर इस तरह का रखा हुआ है। ये हमारा क्या है? जमीन है, जमीन या कोई भी सतह रखा हुआ है। जहाँ पकड़ेंगे, इस जहाँ पर हम पकड़ के काम करेंगे, इस जगह को हम लोग कहते हैं आयास, या इसी यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। और जिस किसी चीज़ को उठाना हो, मान लो आपको इसको उठाना है, तो ये आपका क्या हो गया? भार हो गया। इस भार को हमें उठाना है। तो लीवर या उत्तोलक क्या करता है? लीवर या उत्तोलक क्या करता है? एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ होता है जो किसी वस्तु को कम बल लगाकर उठा देगा। इसको हमें उठाना है, तो एक हमने टेढ़ा मेढ़ा कोई ले लिया, लोहा का या छड़ कुछ भी, तो उससे हम क्या होता है? कम बल लगाकर इस वस्तु को उठा सकते हैं। जबकि वैसे अगर उठाएं तो इसे उठाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम कोई टेक्निक का जुगाड़ करें तो उसे कम बल लगाकर भी हम आसानी से उठा सकते हैं। तो उत्तोलक उसे कहेंगे जो कम बल लगाकर किसी वस्तु को आसानी से उठा दे। और जो भी आप जुगाड़ लगाएंगे तो उसी टेढ़ी मेढ़ी छड़ या कुछ भी, ठीक है। तो उत्तोलक पूछेगा उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो किसी वस्तु को कम बल लगाकर आसानी से उठा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपसे परिभाषा तो पूछेगा नहीं वो, ठीक है, उत्तोलक क्या है क्या नहीं है। अब वो आपसे पूछेगा क्या, ये जानिए। पहली बात ये समझिए, जहाँ पर हम लोग बल लगाते हैं, जहाँ से हम लोग बल लगाएंगे, जान लगाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं आयास, ठीक है। जिसको उठाना है उसको तो भार कहेंगे, ठीक है। जहाँ पर ज़मीन में टच रहेगा उस जगह, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? आलंब। क्या कहते हैं? आलंब। उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। उत्तोलक के कितने भाग होंगे? 3। उत्तोलक के भाग, उत्तोलक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक को कहते हैं आलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं फुलक्रम, या इसी को कहेंगे फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ये फुलक्रम होगा। दूसरा आयास, या इसी को कहेंगे इफोर्ट, इसको हम लोग दिखाते हैं। चलो तीसरा भार, इसी को कहेंगे वेट। इसमें पहला अक्षर क्या है? W, इसीलिए हम लोग इसे किससे दिखाते हैं? W से। इसमें पहला अक्षर है E, इसीलिए हम इसे E से दिखाते हैं, या P से भी दिखाते हैं, ठीक है। इसमें पहला अक्षर है F, इसीलिए हम इसे किससे दिखाते हैं? EF से। तो आयास को हम लोग P से मान लो दिखा रहे हैं, E या P किसी से दिखा दो, मान लो P से दिखा रहे हैं, ठीक है। लोड को या भार को हम लोग W से दिखा रहे हैं, वेट को। और आलंब को हम लोग किससे दिखाते हैं? EF से दिखाते हैं, फिक्स पॉइंट है EF से, या फुलक्रम, ठीक है। तो उत्तोलक के 3 भाग हैं, आलंब, आयास और भार। आलंब किसको कहेंगे ना? जिस बिंदु के चारों तरफ घूमे, उत्तोलक हमारा जिस बिंदु के चारों तरफ घूमता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आलंब। आयास किसको कहेंगे? जिस बिंदु से बल लगाया जाता है, जहाँ से हम लोग बल लगाएंगे उसे कहेंगे आयास।
भार किसको कहेंगे? जिसको हमें उठाना हो उसे हम लोग कहेंगे भार। आप समझ में आ गया कि आलम्ब क्या होता है, आयास क्या होता है, भार क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसको लिख लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप जितना पढ़ा रहे हैं खाली नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप पेपर बैठ के सॉल्व करिए किसी भी एग्जाम का, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसके क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए उत्तोलक का भाग तो देख लिए, उत्तोलक के प्रकार देखते हैं। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है प्रथम वर्ग का उत्तोलक, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। दूसरा है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। तीसरा है तृतीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। उत्तोलक को कितने भागों में बांटा गया, वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। अब कौन किस वर्ग का उत्तोलक है उसको हम लोग ट्रिक से जानेंगे, कि कौन किस वर्ग का उत्तोलक है उसको हम लोग किससे जानेंगे? ट्रिक से। हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारा क्या है? कौन किस वर्ग का उत्तोलक है तो हम कैसे जानेंगे? ट्रिक से। ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारा है फाइंड वर्क प्लीज, फाइंड वर्क प्लीज, फाइंड वर्क प्लीज। ठीक है, फाइंड मतलब अच्छा, वर्क मतलब काम, प्लीज मतलब करिए या कृपया, कृपया अच्छा काम करिए। ठीक है, अच्छा काम मतलब आसानी से याद करिए, फाइंड वर्क प्लीज आसानी से याद करिए। तो फाइंड में पहला अक्षर क्या है? एफ। डब्लू पहला अक्षर क्या है? डब्लू। और वर्क में प्लीज में पहला अक्षर क्या है? पी। फाइंड में पहला अक्षर एफ, वर्क में डब्लू और प्लीज में पहला अक्षर क्या है? पी। अब देखिए, कोई भी उत्तोलक हम पढ़ें, ठीक है, कोई भी उत्तोलक हमसे पूछ ले कि बताइए यह किस वर्ग का उत्तोलक है, तो अगर बीच में एफ आ जा रहा है, ठीक है, बीच में एफ आ जा रहा है तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होगा, क्योंकि पहले नंबर पे है। ठीक है, ये पहले नंबर पे है, ये क्या है? पहले नंबर पे। ये कौन से नंबर पे आया है? दूसरे नंबर पे। ये कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो अगर एफ बीच में है तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, अगर डब्ल्यू बीच में है तो 2 मतलब द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, अगर पी बीच में है तो वह तृतीय वर्ग का उत्तोलक होगा। अब देखो कैसे जानेंगे कौन सा बीच में है कौन सा बीच में नहीं है? वो हमें चित्र के माध्यम से पूछेगा या हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आसानी से समझ में आएगा, प्रश्न यहीं से एग्जाम में बनाता है वो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए प्रथम वर्ग का उत्तोलक, पहला हेडिंग डाल लेंगे प्रथम वर्ग का उत्तोलक। प्रथम वर्ग का उत्तोलक पहला पढ़ेंगे प्रथम वर्ग का उत्तोलक। प्रथम वर्ग के उत्तोलक के बारे में देखेंगे कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 ही चीज़ होते हैं ना, क्या? एक तो हमारा होगा भार, एक हमारा होगा आलम्ब, एक हमारा क्या होगा? आयास। ठीक है, तो जब आलम्ब बीच में हो, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है? जो आलम्ब होता है वो भार और आयास के बीच में होता है। ये आलम्ब जो आएगा बीच में आएगा, किसके किसके? 2 लोग बचे, एक बचा भार एक बचा आयास। तो जब आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है तो वह किस वर्ग का उत्तोलक बोला जाता है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक बोला जाता है। ठीक है, और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होगा? भार बीच में आ जाएगा। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होगा? भार बीच में आ जाएगा, डब्ल्यू बीच में आ जाएगा। और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होगा? आयास बीच में आ जाएगा। तो देखिए पहले वर्ग का देखें, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में भार और आयास के बीच में आलम्ब आता है, ऐसे किताब में लिखा था, भार और आयास के बीच में आलम्ब आता है, मतलब आलम्ब बीच में रहेगा, भार एक तरफ और आयास एक तरफ। ठीक है, और साथ ही साथ इसका यांत्रिक लाभ भी पूछ लेता है कि यांत्रिक लाभ क्या होगा। अभी यांत्रिक लाभ आपको बताएंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो यांत्रिक लाभ को ए से दिखाते हैं हम लोग।
तो यांत्रिक लाभ बराबर, यांत्रिक लाभ क्या होता है बता देंगे आपको हम। अभी जानिए कि यांत्रिक लाभ इसका होता क्या। प्रथम वर्ग के लिए यांत्रिक लाभ क्या होगा, 1 होगा, 1 या 1 से कम या 1 से अधिक, ठीक है। अगर प्रथम वर्ग के उत्तोलक के लिए देखें तो यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है उसका मान, और 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ ये पूछता है कि बताइए किस वर्ग के लिए उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 या 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है। तो हमने बताया अभी कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 या 1 से कम या 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दो ही चीज़ आपसे पूछेगा इसके बारे में, प्रथम वर्ग के बारे में। पहला, भार और आयास के बीच में आलम्ब होता है, और दूसरा चीज़ यांत्रिक लाभ जो ए का मान है वह 1 या 1 से कम या 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ नहीं पूछने वाला। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं कि प्रथम वर्ग का उदाहरण क्या क्या है, प्रथम वर्ग का उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। इसको तब अभी आप नोट करेंगे, नोट करिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अब समझाते हैं आपको उदाहरण के माध्यम से इसका क्या क्या उदाहरण है, ठीक है। चलिए जैसे उदाहरण के रूप में प्रथम वर्ग का उदाहरण, प्रथम वर्ग का उदाहरण क्या है, जैसे मान लो कैंची, प्लास या पिलास कहिए, कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन, हैंड पंप, हैंड पंप, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए और याद आएगा तो बताऊंगा। चलिए देखते हैं पहले कैंची, ऐसे कुछ एग्जांपल दे देगा तो हम कैसे जानेंगे किसका है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए पहले। कैंची कैंची कैसा होता है, जब आप जानेंगे तभी बता पाएंगे। फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए। कैंची कैसा होता है, इस तरह का होता है कैंची, इस तरह का कैंची होता है, इसमें हाथ में फंसा के ऐसे बाल काटते हैं या कुछ भी काटते हैं, कपड़ा काटते हैं, इस तरह कैंची होता है। तो हम कहाँ पकड़ते हैं, हम कहाँ पकड़ते हैं, हम यहाँ पकड़ते हैं हमेशा। कहाँ से बल लगाते हैं, बल यहाँ से लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पी। जहाँ से हम लोग बल लगाते हैं वही तो हमारा पी होता है, जहाँ से हम जान लगाएंगे बल लगाएंगे ना, ये हमारा पी हो गया। किस बिंदु के चारों तरफ घूम रहा है, इस वाले नट के चारों तरफ ही तो घूम रहा है, ऐसे ऐसे अप डाउन इसी के करने पर तो हो रहा है इस बिंदु के चारों तरफ। तो जिस बिंदु के चारों तरफ घूमेगा उसे हम लोग कहते हैं एफ। जिस चीज़ को काटोगे, यहाँ किसी चीज़ को काटोगे, यहाँ जिस चीज़ को कट करोगे, जिस चीज़ को काटोगे ना, जैसे बाल काट दिए, यहाँ कुछ भी काट रहे हो, बाल काट रहे हो, कपड़ा काट रहे हो, जिस चीज़ को काटोगे वही तो हमारा होता है भार, वही तो हमारा भार होता है, वेट होता है, डब्लू। तो देखेंगे एक लाइन से शुरू चालू करिए, तो यहाँ पर पी है, फिर बाद में क्या आया, एफ आया, बाद में फिर क्या है, डब्लू आया। तो एफ क्या आ गया बीच में। हमने बताया था कि जब एफ बीच में होगा फाइन वर्क प्लीज से, तो फाइन पहले नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, पहला वाला अगर पहले नंबर पे आ गया तो प्रथम वर्ग उत्तोलक, अगर डब्लू आ रहा है बीच में मतलब दूसरे नंबर का अगर आ गया तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, और अगर पी आ गया तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तो पहला वाला फाइन हमारा आया है, यह बीच में आ गया, यह बीच में आ गया तो किस वर्ग का उत्तोलक होगा, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। तो कैंची किस वर्ग का हो गया, प्रथम वर्ग का। इसी तरह प्लास भी देखते हैं, प्लास भी देखते हैं, तो इस तरह रहता है, इस तरह का रहता है प्लास, देखे होंगे तो ऐसे ऐसे दबाते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरफ से ऐसे दबाते हैं, इसमें दांतेदार ऐसे ऐसे रहता है, पिलास देखें ना, इस तरह का पिलास होता है। जहाँ से हम लोग बल लगाएंगे ये हमारा क्या हो गया, पी। बीच में जो बिंदु हो गया ये हमारा हो गया एफ, और जिसको काटेंगे अब नट बोल्ट, जो भी नट बोल्ट पकड़ेंगे खोलने वोलने के लिए नट बोल्ट ऐसे पकड़ेंगे, वो हमारा क्या हो गया, डब्लू। तो बीच में कौन आया, सीरियल नंबर चलेंगे, बीच में कौन आया, एफ। तो ये किस वर्ग का उत्तोलक हो गया, प्रथम वर्ग का। ऐसे कील उखाड़ने की मशीन देखिए, आप फिगर देख के बताइए, रटिए मत। कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन कैसी होती है बताइए, इसको मिटा दें दोनों को। चलिए कील उखाड़ने की मशीन देखिए,
इस तरह का होता है हैंडल टाइप का। इस तरह ज़मीन पर ऐसे टच करके इसी में फंसा लेते हैं, आगे वाले हिस्से में इसी में फंसा लेते हैं जो गैप है। इसी गैप में क्या करते हैं, उस कील को ऐसे फंसा के ऐसे दबा देते हैं। जैसे ऐसे दबाओगे कील उखड़ जाएगा ऊपर की तरफ। तो जहाँ से बल लगा रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे पी से यहाँ पर जहाँ पर डॉट लगा रहे हैं ये है एफ, और जिसको निकाल रहे हैं वो क्या है डब्लू। तो एक लाइन से चलेंगे तो बीच में कौन आया, एक लाइन से चलने पर एक लाइन से चलिए तो बीच में कौन आया एफ। इसका मतलब ये है कील भी उखाड़ने की मशीन भी है, वो क्या है प्रथम वर्ग का उत्तोलक। हैंडपम्प देखे होंगे इस तरह का रहता है, हत्था इस तरह का रहता है, और यहाँ से एक चैन के थ्रू ऐसे जाके फिर पानी निकाल के लाता है इस पर पानी ऐसे। तो यहाँ हम लोग पकड़ के जान लगाते हैं, हैंडपम्प ऐसे से चलाते हैं तो यहाँ हम लोग जान लगाते हैं, ये हो गया पी। इसी की तरफ चारों तरफ ऐसे मूव करता है ऊपर नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया एफ। और जिसको यहाँ से पानी निकाल रहा है, यहाँ से पानी निकाल रहा, पानी हमारा भार हो गया डब्लू हो गया। एक लाइन से चलेंगे तो ऐसे आएगा, तो बीच में पहले पी आया फिर एफ आया फिर डब्लू, बीच में कौन आया एफ। इसलिए क्या है प्रथम वर्ग का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, साइकिल का ब्रेक देख लीजिए, ऐसे साइकिल का ब्रेक भी मान लगाते हैं। हमारी इस तरह की साइकिल होती है, यहाँ ब्रेक ऐसे रहती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ब्रेक दबाते हैं, जब यहाँ से हो गया पी, अब फिर यहाँ पर जाता है फिर ब्रेक ऐसे लगता है, यहाँ से पी होता है, इसी में देखोगे तो अप डाउन ऐसे ऐसे करता है। तो यहाँ पर एक लोहा निकला रहता है उसे अप डाउन करता है, तो हमारा हो गया। और जिसको जो ब्रेक पहिए पे लगा रहा है, ये पहिया है, इस पर ब्रेक ऐसे ऐसे लगा रहे तो हमारा क्या हो गया डब्लू। एक लाइन से चलेंगे तो ऐसे ही आएगा पी एफ डब्लू, ये भी प्रथम वर्ग का एग्जाम्पल हो गया। ब्रेक ऐसे से मारते नहीं हो, रिक्शा उक्सा देख लो, रिक्शा चलाने वाले। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, झूला हो गया, शीश झूला भी, शीश झूला, ठीक है। साइकिल ब्रेक, साइकिल का ब्रेक। चलिए शीश झूला आप हमें कमेंट में बताइएगा, करके बताइएगा कैसे हुआ, नहीं समझ में आ गया तो फिर बताएंगे, कभी कमेंट को करिएगा। चलिए प्रथम वर्ग का उत्तोलक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चित्र आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी उत्तोलक बता देंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने के लिए बस ये याद करिए कि कौन से किस नंबर पे आता है। चलिए द्वितीय वर्ग का उत्तोलक में देखते हैं, ठीक है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तो हमने बताया था कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या रहता है, भार बीच में रहेगा। मतलब पहले आयास आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा भार, फिर क्या आ जाएगा आलम्ब। इन दोनों के बीच में क्या रहता है भार, ठीक है। पी फिर आएगा वेट, फिर आएगा आलम्ब, इस क्रम में रहेगा, चाहे जिस क्रम में रहे बीच में आपका भार रहेगा, ठीक है। इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ इसका क्या होगा, यांत्रिक लाभ इसका क्या होगा, यांत्रिक लाभ ए का मान क्या होगा, एक से अधिक। यांत्रिक लाभ इसका क्या होगा, एक से अधिक, हमेशा एक से अधिक इसका यांत्रिक लाभ होगा। ये भी पूछेगा किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है, तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, आयास और आलम्ब के बीच में भार होता है, आयास और आलम्ब के बीच में भार होता है, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, गर्मी के दिनों में देखे होंगे, आपको प्यास वास लगती है तो जाते हो नींबू निचोड़ के आपको देता है। नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन कैसी होती है, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, और यहाँ थोड़ा सा गड्ढा टाइप का ऐसे होता है, इस पर ऐसे उठा रहता है, ठीक है। यहाँ इसी में हम लोग नींबू रख के ऐसे दबा देते हैं, यहाँ छेद रहता है ऐसे ऐसे, फिर नींबू का पानी नीचे गिर जाता है, ऐसे दबा देते हैं। तो जहाँ से जान लगा रहे, जान कहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ जान लगा रहे, तो हमारा हो गया पी, ठीक है। वेट कहाँ पर, नींबू कहाँ पर रख रहे हो, नींबू यहाँ पर रखोगे तो वेट आपका हो गया यहाँ, और जिसके चारों तरफ घूमेगा ये है आपका एफ, ठीक है। तो एक क्रम से चलेंगे तो पहले क्या आएगा, एक क्रम से चलेंगे तो पी फिर डब्लू फिर एफ, तो डब्लू बीच में आ गया ना, डब्लू बीच में आ गया, डब्लू बीच में आ गया तो किस वर्ग का, दो मतलब द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय वर्ग का। ऐसे इस तरह होता
सरौता भी ऐसे ही होता है, खाली प्लेन रहता है काटने वाला, तो तेज होता है ऐसे, तेज काटने वाला ऐसे होता है। इसी बीच में रख के ऐसे कट 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 काट देते हैं। ये पी हो गया, ये वेट हो गया, यहाँ पर घूमेगा तो ये एफ हो गया, तो बीच में क्या आ गया डब्ल्यू। तो सरौता भी क्या है, सरौता भी क्या है, द्वितीय वर्ग का एक उदाहरण है। ठीक है। और एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी देखें, बहुत बार एक पहिया का भी रहता है, बहुत बार दो पहिए का भी रहता है। ठीक है। बहुत बार देखोगे प्लेटफॉर्म है सब पे, स्टेशन है सब पे, सामान ढोने वाला भी एक पहिए का दो पहिए का रहता है। देखेंगे इस तरह का होता है, इसमें पहिया लगा लेते हैं और यहाँ बीच में देखोगे तो इतना बड़ा बॉक्स टाइप का ऐसे ले लेंगे। ठीक है। बीच में इसी में अपना ऐसा सामान डाल लिए और ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे लेके चले गए, ये आपका पहिया है। ठीक है। ये आपका पहिया ऐसे घुमाते हुए लेके चले गए। ठीक है। शादी विवाह में कचरा उठाने के लिए भी ऐसे भर लिए, ऐसे उठा के लेके चले गए। तो ये आपका क्या, जहाँ से जान लगा रहे हो गया पी, जहाँ वेट रख रहे हैं हो गया आपका डब्ल्यू, और जहाँ पर चारों तरफ घूम रहा है पहिया इधर उधर घूमेगा इधर से यहाँ से, ये हो गया एफ। तो पी डब्ल्यू एफ, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथम द्वितीय वर्ग का एक एग्जाम्पल हो गया। बीच में डब्ल्यू आ गया, जब बीच में डब्ल्यू आ जाए तो द्वितीय वर्ग का एक एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गया आपको। ऐसे अब कोई एग्जाम्पल आपको दे के पूछ सकता है, आप बता सकते हैं। ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब देखते हैं तृतीय वर्ग का उत्तोलक में। ठीक है। कौन सा, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में देखेंगे तो जो आयास होता है वह भार और आलंब के बीच में होता है। इस बार आयास बीच में रहेगा, एक तरफ वेट रहेगा, एक बीच में आयास, फिर एक तरफ आलंब, आयास बीच में रहेगा, पहली बात। और दूसरा, जो इसका यांत्रिक लाभ होगा, जो इसका यांत्रिक लाभ होगा, यांत्रिक लाभ ए का मान होगा, ए का मान कितना होगा, एक से कम, हमेशा एक से कम इसका यांत्रिक लाभ होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, ये पूछेगा भाई किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, तब बताएंगे तृतीय वर्ग के उत्तोलक का हमेशा एक से कम होता है यांत्रिक लाभ। इसमें आयास कहाँ रहता है, आयास हमेशा भार और आलंब के बीच में रहता है। ठीक है। उदाहरण देखेंगे जैसे चिमटा, चिमटा, चिमटा देखें ना आग पकड़ने के लिए, चिमटा। ठीक है। मनुष्य के हाथ की, मनुष्य क्या हाथ हो गया, या मनुष्य के हाथ की हथेली पर भार, मनुष्य के हाथ की हथेली पर ऐसे भार रख लेंगे। या किसान का हल, किसान का हल, इस तरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देखिए कैसे कैसे चिमटा कैसे होगा। ठीक है। तो चिमटा आप देखें कैसा होता है, चिमटा इस तरह का होता है, इस तरह का चिमटा होता है। हम लोग आग कहाँ से पकड़ते हैं, आग यहीं से, इन्हीं दोनों के बीच में आग पकड़ते हैं, आग यहाँ पकड़ते हैं, चारों तरफ घूमता किसके है, इसके, ऐसे दबाएंगे तो यहाँ ये हमारा एफ हो गया। दबाते कहाँ से हैं, दबाते यहाँ से, बल कहाँ से लगाते हैं, बल यहाँ से लगाते हैं, पी हो गया बीच में। तो अगर हम देखें तो पहले क्या आया एफ, फिर क्या आया पी, यहाँ पर आ गया वेट डब्ल्यू, जिसको उठा रहे हैं बार बार, आग वो कुछ भी उठा रहे हैं, तो पी कहाँ हो गया बीच में। और हमने बताया था कि जब पी बीच में होगा, जब पी बीच में होगा तो वह किस वर्ग का उत्तोलक होगा, तृतीय वर्ग का उत्तोलक होगा। तो चिमटा अगर आपको याद है तभी आप उसको फिगर से बता पाएंगे। चिमटा अगर आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है तो आप कहाँ से बता पाएंगे। तो ठीक है। तो चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है, तृतीय वर्ग का। ऐसे ही मनुष्य का हाथ देखिए, मनुष्य के हाथ की हथेली पर रख के कुछ ऐसे उठा रहे हैं तो ये भी तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। किसान का हल भी तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। ये दोनों कैसे है आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। नहीं समझ में आएगा तो हम कमेंट करिएगा तो किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे। ठीक है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसी पे समाप्त किया जाए। उत्तोलक और बल आघूर्ण के सारे सवाल हमने आपको बता दिया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि नया मोटिवेशन मिलते रहे और हम लोग ऐसे ही आप लोगों का सहयोग करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।